अभिवादन स्वीकार करिए अपने बेटे छोटे भाई शुभचिंतक का। दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा आप सभी के बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज हम बात करेंगे कि आखिर हमें और कितना सरल उदाहरण चाहिए यह समझने के लिए कि हम जिस राजनीतिक पार्टी के पीछे दौड़ रहे हैं वह हमारे बच्चों के भविष्य के प्रति कितनी संवेदनशील है। हमारी बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए, हमारे देशवासियों को फौरन न्याय के लिए और हमारे देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए कितनी संवेदनशील है, कितनी उत्तरदायी है और इस मुद्दे पर कितनी संजीदा है मेरे साथियों। और यह ऐसे समय में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आंखों पर पड़ी हुई पट्टी को खोलने के लिए जो उदाहरण दिया है, जो रास्ता प्रशस्त किया है, अगर इस रास्ते को, इस उदाहरण को देख करके भी अगर हम अपनी आंखों पर पड़ी पट्टी को नहीं खोलेंगे तो ये हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ हमारे द्वारा किया जा रहा सबसे क्रूर अन्याय होगा। हमारे उत्तरदायित्वों के साथ धोखा होगा। जो हमारा उत्तरदायित्व है, हम अपने बच्चों के प्रति, अपने देश के प्रति, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए जो हमारे उत्तरदायित्व हैं, ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। दोस्तों, हम बात करेंगे पुनः उसी चुनावी बांड को लेकर के जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सख्ती के कारण सरकार को झुकना पड़ा। इलेक्टोरल बॉन्ड को हमारी न्यायपालिका ने निरस्त किया और साथ ही साथ एसबीआई को 2019 से अब तक के जितने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए सबका ब्यौरा चुनाव आयोग को देने को कहा। काफी आनाकानी के बाद चुनाव आयोग ने वह ब्यौरा हमें मुहैया कराया। मजबूर होकर के जब कोई चारा नहीं बचा, चुनाव आयोग ने हमारी न्यायपालिका ने सख्त लहजे में एसबीआई को हिदायत दी कि अगर आपने तय समय के अंदर जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया तो अवमानना की कार्रवाई करने के लिए हम बाध्य होंगे। तब जाकर के भारतीय स्टेट बैंक ने यह आंकड़ा जारी किया और तब हमारी आंखें की खुली रह गईं कि इतनी बड़ी संख्या में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। एक एक कंपनियों ने 200 करोड़, 300 करोड़, यहां तक कि 1,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। और सत्ता पार्टियों को गौर करने वाली बात है, आज का मेरा वीडियो आपके ध्यान इस बात की तरफ ले जाने का है कि चुनावी चंदे दिए गए, कोई बात नहीं, राजनीतिक पार्टियों का हक है, हमने भी राजनीतिक पार्टी बनाई है, लेकिन अभी हम अंकुरित होने के कगार पर हैं। अभी हमने पौधरोपण किया है, राजनीतिक पार्टी के रूप में पौधरोपण किया है, अभी अंकुरित होना हमें बाकी है। लेकिन मैं जो आपका ध्यान जिस मुद्दे पर, जिस बात की तरफ आकर्षित कराना चाहूंगा वह यह है कि आपने 22,217 जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए 2019 से 2024 के बीच, 12 फरवरी के लगभग सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। तो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि उन्हीं पार्टियों को हजारों करोड़ में चंदा मिला है जो सत्ता पे काबिज हैं। केंद्र में भाजपा को मिली, भारतीय जनता पार्टी को लगभग 7,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। टीएमसी को भी हजारों करोड़ में चंदा मिला है, लगभग 944 करोड़ रुपए का। बीजू जनता दल को लगभग 1,350 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। कांग्रेस को लगभग 1,1350 करोड़ का चंदा मिला है। वाईएसआर को, डीएमके पार्टी को, अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य उन्हीं पार्टियों को चंदा सर्वाधिक मिला है जो केंद्र में या अन्य राज्यों में सत्ता पर काबिज हैं।
अब आप सोचिए, आखिर अन्य विपक्षी की पार्टियों को चंदा क्यों नहीं मिला? उत्तर प्रदेश में बसपा को चंदा क्यों नहीं मिला? उत्तर प्रदेश में सपा को चंदा क्यों नहीं मिला? या अन्य क्षेत्र की उन पार्टियों को चंदा क्यों नहीं मिला जो सत्ता में नहीं है? इसका सीधा सा एक ही मतलब जाता है कि सत्ता पार्टी को जो चंदा दिया गया उसके बदले या तो प्रोजेक्ट हासिल किया गया, या तो सरकार पर दबाव बना करके अन्य इलीगल कार्यों को किया गया और सरकार आंखों पर पट्टी बांध करके खामोश रही, या फिर बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण सरकार न लगाए, उद्योगपतियों को खुली छूट दे। वही सब हमारे देश में हो रहा है। आप देख रहे हैं हमारे जीवन में आज मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं। और कोरोना काल में हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल देने हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गए। और आप जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस, मोबाइल आपके हाथ में आता है, आप नेट अगर बंद रहता है नेट चालू करते हैं, तो आज मोबाइल पर सट्टा लगाने का कारोबार हजारों करोड़ का चल रहा है, लाखों करोड़ का चल रहा है। जुआ खेलने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इन्हीं कंपनियों ने सरकार को, सत्ता पार्टी को हजारों करोड़ में चंदा इसीलिए दिया है कि हमारे युवा, हमारे छोटे छोटे बच्चे का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। युवा तो चलिए अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, लेकिन जो हमारे छोटे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इन कंपनियां, इन सरकारों ने, यह रिश्वत नहीं तो और क्या है? इन राजनीतिक पार्टियों के, सत्ता पार्टियों के द्वारा लिया गया चंदा रिश्वत की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और इसे भ्रष्टाचार में इनकी गिनती की जानी चाहिए। इनके द्वारा जो अवैध रूप से चंदा लिया गया है, काम प्रोजेक्ट के बदले चंदा, चंदा के बदले प्रोजेक्ट, इस पर तुरंत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जैसे महादेव ऐप पर भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज हुई, वैसे इन राजनीतिक पार्टियों पर भी, सत्ताधारी पार्टियों पर भी होनी चाहिए, क्योंकि संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ, हमारे आप के साथ, हमारे खून पसीने की कमाई को टैक्स के रूप में लूटने का, दाम बढ़ोतरी करके लूटने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह सरकार हो, चाहे उद्योगपति हो या अन्य कोई हो। मेरे साथियों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार की अपनी विचारधारा है। भारतीय सर्वधर्म पार्टी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमारे भारतवर्ष का हर बच्चा अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा से सुसज्जित हो, हमारे देश के हर नागरिक को अच्छी गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों, हमारे देश के हर नागरिक को समय रहते न्याय उपलब्ध हो और हमारे हर युवा को रोजगार उपलब्ध हो। इन्हीं 4 मुद्दों पर भारतीय सर्वधर्म पार्टी का उदय हुआ है। और आप सभी देशवासियों से मैं संजय सिंह राणा, भारतीय सर्वधर्म पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, इन राजनीतिक पार्टियों को कथनी और करनी को समझिए और एक नया विकल्प, एक नया लक्ष्य आपको तय करना है कि आप अपने देश में कैसी सरकार चाहते हैं, आप अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसे देना चाहते हैं और आपका प्रतिनिधि कैसा हो, यह आपको ही निर्धारित करना है। और इसे निर्धारण करने में अब आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों की नीयत की किताब सुप्रीम कोर्ट ने खोलकर आपके सामने रख दी है। और जो भी चंदे के बदले प्रोजेक्ट लेगा, वह जनता के प्रति कितना उत्तरदायी होगा,
यह समझने में हमें अब कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि आखिर हमारे देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है। क्यों 400 का सिलेंडर हम 1200, 1250, 1300 में लेते चले आए। आज जब इलेक्शन आया तो 200 पहले सरकार ने कम किया, 100 रुपए अभी कम कर दिया। क्यों हम पेट्रोल 100 रुपए, 112 रुपए तक लेते चले आए। क्यों हम खाद्य सामग्रियों के दाम आसमान में पहुंच गए और हम उसे खरीदने को मजबूर हैं। क्यों खाद्य तेलों के दाम आसमान छू रहे हैं। आखिर यह छूट इन्हें मिली कहां से। क्यों आज कोई टू व्हीलर 1 लाख रुपए के नीचे नहीं है। आज से 5 साल पहले 50,000, 60,000 में मिलती थी, 10 साल पहले। यह सब सोचने की बात है मेरे साथियों। यह सब चंदे के बदले, यह सब जो कुछ हो रहा है सब कुछ चंदे की बदले हम पर थोपा गया है। और इसे छुटकारा पाना कैसे है, यह अब हमें और आपको सोचना होगा कि हमारी सरकार कैसी हो। इस 2024 का सुनहरा मौका है हमारे पास, जिसका शंखनाद हो चुका है। 10 दिन बाद, 10 दिन भी शायद नहीं बचे हैं, नॉमिनेशन चालू हो जाएगा प्रथम चरण का। मेरे साथियों, तो अब की बार आपका मतदान मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा पर नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पर नहीं होना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी के सिंबल पर नहीं होना चाहिए। अब की बार का मतदान सांप्रदायिकता पर न होकर के, अपने पराये पर न होकर के, किसी पार्टी के सिंबल पर न होकर के, अपने प्रतिनिधित्व के चेहरे पर होना चाहिए कि आपका वो प्रतिनिधि कैसा है, वह पार्टी से हो या निर्दल हो। यह सोच आप अपने मन में लाएं और यह बात निकाल दें कि हमारा एक निर्दल प्रत्याशी या एक छोटी पार्टी का प्रत्याशी अगर हम उसे अपना प्रतिनिधि बना दिए, उसे विजेता घोषित कर दिए, उसे अपना आशीर्वाद दे दिए, तो वह संसद में, विधानसभा में क्या करेगा। मेरे साथियों, पहले आप उपस्थिति तो उसकी दर्ज कराइए, परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए। आपने पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में माननीय मोदी जी को सत्तानशीं किया, परिणाम आपके सामने हैं। तो ऐसे ही जब किसी निर्दलीय को, किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के बिना पहुंचने वाले का आप साथ देंगे तो आपको मायूस नहीं करेगा। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय के मुद्दे पर आप उसे ओढ़ दीजिए। जब वो अपना आपका प्रतिनिधित्व वहां रखेगा, आपकी बात रखेगा, संसद में शिक्षा, चिकित्सा की बात रखेगा, तो वहां आपकी उपस्थिति दर्ज होगी और यह बात पूरे भारत वर्ष में आग की तरह फैल जाएगी। तब सरकार को इस मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा कि आखिर हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा इतनी महंगी क्यों है, जिसे फ्री होना चाहिए। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और गुणवत्तापरक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। यह हमारे संविधान में आर्टिकल 45 कहता है और 2002 में हमारे फंडामेंटल राइट्स में इसे शामिल किया गया। उसके बावजूद हम अपने अधिकारों से वंचित हैं। आखिर ऐसा क्यों, यह हमें और आपको सोचना है। मेरे साथियों, यह मौका आपको, आपके बच्चों के स्वर्णिम भविष्य को तय करेगा कि अब की बार आपकी सोच क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है। यह फैसला आपके हाथ में। जय हिंद, जय भारत।